नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। खबरों का आगाज करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम स्थल आगरा पहुंचे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहुंचे हैं कार्यक्रम स्थल। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी साथ में हैं। दीप प्रज्वलन कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। बड़ी खबर, आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगरा में मौजूद हैं। आगरा में कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं और यहां ये भी आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उनके साथ मौजूद हैं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब पहुंचे हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम के लिए आगरा। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल उनके साथ मौजूद, उन्हें रिसीव करने के लिए तस्वीरें जहां जब पहुंचे हैं रक्षा मंत्री। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे एक और बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 4 आईएएस अधिकारियों से मुलाकात की है, जिसमें कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब, डीएम सूर्यपाल गंगवार, इसके अलावा आईएएस प्रथमेश कुमार, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह भी सीएम से मिले हैं। मुख्यमंत्री ने अफसरों को नए वर्ष की बधाइयां दी हैं, कैलेंडर भी भेंट किया है। तो लखनऊ के ये चारों महत्वपूर्ण अधिकारी जो अलग अलग बड़े पदों पर आसीन हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चारों अधिकारियों ने मुलाकात की है। प्रदेश का कैपिटल होने के नाते लखनऊ से ही सारी व्यवस्थाएं संभाली जाती हैं, प्रशासनिक बड़े फैसले यहीं से लिए जाते हैं और इन अधिकारियों के कंधों पर भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं। मुख्यमंत्री ने 4 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों से मुलाकात की है जो अपने पदों के हिसाब से सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें वीसी आईएएस प्रथमेश कुमार, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह भी शामिल थे। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम से भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने कैलेंडर भेंट किया है और कमिश्नर लखनऊ के डॉक्टर रोशन जैकब भी मिले हैं। डीएम भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। कैलेंडर भी 2025 का भेंट किया है। उधर भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस की लखनऊ ब्रांच ऑफिस में धूमधाम से 18वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसके चलते कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत शिक्षाविद, उपभोक्ता संगठन और मीडिया के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम का उद्देश्य उपलब्धियों पर उत्सव मनाना और भविष्य पर चर्चा करना था। इसी दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने संबोधन में कहा कि बीआईएस ने पिछले 78 वर्षों में देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मानकों के निर्माण और उनके अनुपालन ने न केवल उपभोक्ता विश्वास को बढ़ाया, बल्कि उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी खड़ा किया है। भारतीय मानक ब्यूरो का 78वां स्थापना दिवस है। ऐसे अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से भारतीय मानक ब्यूरो को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां देते हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत ने सभी क्षेत्रों में प्रगति हासिल की है और निर्माण के क्षेत्र में गुणवत्ता का प्लेटफार्म जो तय करने का काम भारत मानक ब्यूरो का है, उस दिशा में भारत मानक ब्यूरो ने भी बहुत अच्छा काम किया है। चाहे हमारे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हों या अन्य कोई मैकेनिकल उत्पाद हों, हर क्षेत्र में। इवन देन अभी डायरेक्टर साहब बता रहे थे कि सोने में हॉलमार्क लगाने का भी काम भारतीय मानक ब्यूरो कर रहा है। मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि भारत की सफलता में भारतीय मानक ब्यूरो का बहुत बड़ा योगदान है और मुझे पूरी उम्मीद है इससे और बेहतर काम भारतीय मानक ब्यूरो लगातार करता रहेगा। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे बेहद महत्वपूर्ण जानकारी का, जिसको लेकर आज एक बड़ी खबर आ सकती है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
आपको बता दें कि आज दिल्ली में विधानसभा चुनावों की घोषणा होनी है चुनाव आयोग की ओर से, और ऐसे में उम्मीद है कि मिल्कीपुर सीट को लेकर भी कार्यक्रम का ऐलान आज कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट मिल्कीपुर, जो हाल के दिनों में काफी ज्यादा सुर्खियों में रही कई कारणों की वजह से। गौरतलब है कि पिछले साल 2 राज्यों में विधानसभा चुनावों के साथ उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं हो पाया था कोर्ट केस की वजह से। लेकिन अब चूंकि सभी चीजें क्लियर हो चुकी हैं और आज चूंकि दिल्ली में चुनाव का ऐलान भी होना है, ऐसे में माना जा रहा है कि मिल्कीपुर, जो फैजाबाद जिले की एक सीट है अयोध्या की, वहां पर भी आज चुनाव को लेकर ऐलान कर दिया जाएगा। अनूप कुमार सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए। अनूप, आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, चूंकि कई दिनों से इंतजार किया जा रहा था मिल्कीपुर उपचुनाव के मद्देनजर कब तारीखों का ऐलान होगा, तो माना जा रहा है कि आज हो जाएगा दिल्ली में विधानसभा चुनावों के साथ। किस तरह से उम्मीद की जा रही दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चुनाव आयोग की होगी उसे लेकर भी, और प्रशासनिक तौर पर तैयारियां किस तरह की? बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना था, कुछ सीटें जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें खाली हुई थी, तमाम विधायक सांसद बन चुके थे। हालांकि मिल्कीपुर जो सीट थी जिसमें मामला कोर्ट में, हाई कोर्ट में विचाराधीन था, इस वजह से आयोग ने मिल्कीपुर सीट वहां चुनाव नहीं हो पाया था उपचुनाव। अब उस मामले को साफ हो चुका है, कोर्ट में मामला निस्तारित हो चुका है। निश्चित रूप से आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी काफी अहम होगी, क्योंकि जो मिल्कीपुर सीट है वो काफी अहम है। सरकार कोशिश करेगी, क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव 2024 में जब हुआ तो अयोध्या की जो फैजाबाद सीट थी वो भारतीय जनता पार्टी की हाथ से निकल गई, क्योंकि भगवान राम मंदिर का वहां पर निर्माण हुआ है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि जो मिल्कीपुर सीट है उसको दोबारा फिर से भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाए, क्योंकि ये एक भारतीय जनता पार्टी की परीक्षा भी होगी। तमाम सवाल उठे थे जिस समय फैजाबाद की सीट जब भारतीय जनता पार्टी हारी थी, इस वजह से मुख्यमंत्री भी मिल्कीपुर सीट का दौरा कर चुके हैं। वहां के युवाओं के साथ भी बैठक हो चुकी, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हो चुकी, किस तरीके से मिल्कीपुर सीट जीती जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी, पूरी प्लानिंग के साथ में है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, जो कि मिल्कीपुर सीट में भी समाजवादी पार्टी और भाजपा की टक्कर होने वाली है, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी मंथन कर रही है कि मिल्कीपुर सीट को किस तरीके से जीता जाए। जिस तरीके से 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो वहां पर समाजवादी पार्टी के पाले में सीट गई थी, अवधेश प्रसाद वहां के सांसद बने थे। इस बार अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं उनको समाजवादी पार्टी टिकट दे रही है मिल्कीपुर से, तो निश्चित रूप से कितनी चुनौती होंगी अवधेश प्रसाद के सामने। हालांकि वर्तमान सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक भारी भरकम जो टीम है, तमाम जो मंत्री हैं, उनको उस सीट के लिए लगाया गया है कि आप उस सीट पर रहें विधानसभा क्षेत्र में, वहां की जनता की समस्याएं हैं उनको सुने और भारतीय जनता पार्टी की जो जमीन है उसको मजबूत करें, ताकि जो उपचुनाव और आज अगर ऐलान हो जाता है भारत निर्वाचन की तरफ से, तो आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर जीत दर्ज करके और एक संदेश देगी कि आने वाला 2027 का चुनाव कैसा आने वाला है। जी बिल्कुल, कई मायनों में काफी कुछ दांव पर लगा है सिर्फ एक सीट के जरिए ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनूप कुमार सिंह इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। उधर आपको बता दें कि जिला अध्यक्षों के चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सियासी पारा हाई है। बीजेपी जिला अध्यक्षों के चुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू हो रही है प्रक्रिया। 7 तारीख से लेकर 10 जनवरी तक नामांकन किए जा सकेंगे। प्रस्तावकों के समर्थन के नामांकन करेंगे प्रत्याशी। 7 तारीख से लेकर 10 जनवरी यानी ये 4 दिन, 7, 8, 9 और 10, इस दौरान जिला अध्यक्षों के जो नामांकन है उम्मीदवारों के, उसे लेकर प्रक्रिया से शुरू हो रही है। जिला अध्यक्षों के चुनाव होने हैं। जिला अध्यक्षों के चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस तरह से अलग अलग क्रम में अलग अलग जो अधिकारी हैं संगठन के, उन्हें निर्वाचित किया जाएगा।
उधर लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको ये बता दें कि कांग्रेस महासचिव पर विवादित टिप्पणी के मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पर अभद्र टिप्पणी की थी। कांग्रेस नेता ममता चौधरी ने इस मामले में एफआईआर दी है, शिकायत पत्र दिया है। पुलिस पर जांच टालने का आरोप लगाए कांग्रेस नेता ने धरने में ही प्रदर्शन कर दिया। गौरतलब है कि पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर बेहद अमर्यादित बयान दिया था, टिप्पणी की थी, जिसे लेकर कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा आक्रोश बीते दिनों नजर आया। और इस बीच कांग्रेस के कार्यकर्ता महिला नेता मामले में एफआईआर कराने पहुंचे, शिकायती पत्र देने पहुंचे, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। एक और महत्वपूर्ण खबर यूपी से जुड़ी हुई। सर्किल रेट के मानकों में बदलाव हुआ है और इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के लिए सख्त निर्देश दे दिए हैं। डीएम सर्किल रेट तय करने में नहीं चलेगी मनमानी। सरकार ने मानकों के निर्धारण का फैसला किया है। संपत्ति की खरीद फरोख्त करने वालों के लिए निर्देश दिए हैं। रजिस्ट्री करवाने पर ज्यादा स्टैंप ड्यूटी अब देनी होगी। तो फैसला सर्किट रेट को लेकर हुआ है और इससे जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि नागा सन्यासियों ने महाकुंभ की भव्य छावनी में प्रवेश कर लिया है। श्री तपोनिधि आनंद अखाड़े के सन्यासियों ने प्रवेश किया है। भगवान सूर्य की धर्म ध्वजा लेकर आनंद अखाड़े ने प्रवेश यात्रा निकाली है। हाथी, घोड़ों और रथों पर सवार होकर निकले हैं। महामंडलेश्वर मठ बागंबरी गद्दी से निकलकर संगम क्षेत्र में प्रवेश किया है। नगरवासियों और मेला प्रशासन ने इस दौरान सभी का पुष्प वर्षा के जरिए स्वागत किया नागा सन्यासियों का। भगवान सूर्य की धर्म ध्वजा लेकर प्रवेश यहां हुआ है और पुष्प वर्षा इस दौरान की गई है। उधर बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के कांग्रेस महासचिव सांसद प्रियंका गांधी पर दिए गए अमर्यादित बयान को लेकर कांग्रेसी नेताओं में भारी आक्रोश है। इसे लेकर यूपी महिला कांग्रेस की प्रभारी शहला अहरारी ने हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दी है। साथ ही महिला कांग्रेस नेता ने एफआईआर न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। कांग्रेस के पूर्व सांसद श्री बिधूड़ी ने जो बयान प्रियंका गांधी पे दिया, उसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस महिलाओं में खासा आक्रोश है। पूरी कांग्रेस को लेकर के देशव्यापी आंदोलन भी चला रही। मैं उन्हें जानूंगा कि जो है क्या स्थिति है आप लोगों की। जी, अभी हम लोग ने एक तहरीर दी है रमेश बिधूड़ी जी के खिलाफ और इनको एफआईआर करने की मांग की है। और खासकर कालका जी से जो इनको टिकट मिला है उसको कटवाने के लिए कि उनका टिकट काट कर करके आप किसी ऐसे चेहरे को दीजिए जो महिलाओं का सम्मान करता हो। इसको आप महिला अपमान से जोड़ रही हैं या जो है सिर्फ प्रियंका गांधी से जोड़ रही हैं? नहीं, महिला अपमान से जोड़ रहे हैं भाई। क्यों? प्रियंका गांधी जी के लिए कहा है उन्होंने, आतिशी जी के लिए भी कहा है, आधी आबादी है महिला। तो कैसे हम सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान के लिए कर रहे हैं? हम ये पूरी कांग्रेस जो महिला कांग्रेस है वो महिला सम्मान की बात कर रही है और उसी के लिए तहरीर दी गई है। क्या पुलिस ने क्या भरोसा दिलाया आपको, ये तहरीर एफआईआर करेंगे? इन्होंने शाम तक का समय मांगा है और शाम को एक बार हम लोग फिर आकर करके इनसे सारी सूचना एकत्र करेंगे। अगर ये नहीं करते हैं एफआईआर तो ये महिला कांग्रेस उग्र रूप लेगी, सड़क पे बैठेगी। फिर कल जो है आपकी पार्षद ममता भी गई थी बाजार खला थाने में, तो उन्होंने एफआईआर उनकी जो तहरीर नहीं जो है लिखी गई है। नहीं, लिखी जाएगी, थोड़ा समय लगता है क्योंकि आपको पता है कि पूरा थाना जो है वो बीजेपी के अंडर आ रहा है। बीजेपी ने थाने को ही कंट्रोल कर रखा है, लेकिन हम लोग इसे एक आंदोलन की तरह देख रहे हैं। महिला कांग्रेस सड़कों पे बहुत जल्द बैठेगी अगर ये एफआईआर नहीं करते हैं तो। देखिए, सीधा था कि अगर महिला थाने पर एफआईआर नहीं दर्ज होती है तो इसको लेकर के जरूर है कि आंदोलन होगा। और जो है महिलाओं ने सीधा सा कहा है कि अगर ये जो है नहीं चाहती तो उनका आंदोलन करनी मजबूरी है और फिर जो है वो आंदोलन करेंगे। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो चला एक ब्रेक का। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।